बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान या बायोलॉजी का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के दोनों पार्टों का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं ताकि ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझ में आए। इसके पहले दोनों भागों में हमने एक भाग में नर जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा और दूसरे भाग में मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा। आज इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन या जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये युग्मक जनन ये वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि मानव में जो युग्मक है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं या मादा युग्मक जिसको अंडाणु कहते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है आज हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से निर्माण होता है, कब शुरू होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं किस तरह से होता है। जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो पुरुष में वृषण होता है और स्त्रियों में अंडाशय होता है। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंगों में युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से युग्मक का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसी प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, पुरुषों में ये वृषण में होता है युग्मक का निर्माण और मादा में अंडाशय में युग्मक का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग सामूहिक रूप से युग्मक जनन कहते हैं। हालांकि जब इसको हम लोग अगर अलग अलग कहना चाहें कि जैसे पुरुष में जो वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं या इंग्लिश में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो ये नर और मादा में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कौन से शुक्र जनन और अंडाणु जनन कहा जाता है। इस भाग में हम लोग केवल शुक्र जनन के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र जनन किस तरह से होता है, किस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है, और उसके बाद हम लोग फिर ये पढ़ने वाले हैं कि कब किस अवस्था में किस उम्र में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुक्र जनन की प्रक्रिया है ये शुरू होती है, उसके दौरान कौन कौन से हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, सभी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुक्राणु जनन के बारे में। ठीक है, तो शुक्र जनन परिभाषा इसकी हमने पहले ही पढ़ ली। ठीक है, ये बराबर से कि जो वृषण होता है यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये वृषण, इसमें जो हम लोग पढ़ा था इसमें 250 लगभग खाने होते हैं और हर एक खाने में ठीक है हर एक पाली में 1 से लेकर 3 अति कुंडलित नलिका होती है जिसको शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र जनन नलिका में ठीक है वहाँ पे नर गर्भ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नर गर्भ कोशिकाएं होती हैं और उसके अलावा सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। 2 तरह की कोशिकाएं जो ये इस नली में शुक्र जनन नलिका में पाई जाती है। तो जो नर गर्भ कोशिका है ठीक है नर गर्भ कोशिका ठीक है जिसको शुक्राणु गर्भ कोशिका या इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये इसका बहुवचन है। जब एक वचन में कहें इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं नर गर्भ कोशिकाओं। ठीक है, तो नर गर्भ कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और एक कब शुरू होती है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था लगभग 12 वर्ष पे शुरू होती है। तो उस समय पुरुषों में युग्मक जनन या शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो यही वो वृषण है, इसमें ये जो खाने इसमें जो अतिकुंडलित नलिका है ये ठीक है इसी में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है या इसी में शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। ठीक है, तो जो शुक्र जनन नलिकाओं के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको अंग्रेजी कहते हैं कि भीतरी भित्ति में उपस्थित जो शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन से विधि करती हैं। उसमें 2 तरह की कोशिकाएं हमने पढ़ा था, नर गर्भ कोशिका ठीक है नर गर्भ कोशिका और सर्टोली कोशिका। उन्हें पढ़ा था कि जो नर गर्भ कोशिका है ठीक है इस नली में इस वाली नली में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, नर गर्भ कोशिका और
सर्टोली कोशिका। नरधर्म कोशिकाओं का क्या कार्य है? इन्हीं से क्या किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु का निर्माण नरधर्म कोशिकाओं से होता है। जबकि सर्टोली कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? ये जो शुक्राणु निर्मित हो रहे हैं इनको पोषण देने का कार्य करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो नरधर्म कोशिकाएं हैं ये समसूत्री विभाजन से वृद्धि करती है अपनी संख्या में। ठीक है, समसूत्री विभाजन में होता रहता है और इनकी संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन तो हम जैसा कि लोग जानते हैं कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। समसूत्री विभाजन में ये होता है कि जब एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जो पैतृक कोशिका है या जो जनक कोशिका है उसी के समान ही होता है। यानी समसूत्री अगर यहाँ पे एक कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र है, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो जो कोशिकाएं बनने वाली हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहने वाली है। और ये जो 46 होते हैं ये 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो कोशिका है मानव की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित का मतलब जोड़ा, 23 जोड़ा। ठीक है, 2 गुणे 23 इज इक्वल टू 46। तो ऐसे कि मतलब जो नरधर्म कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं और वो समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में अपनी वृद्धि करते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं बनाती हैं और संख्या में अपनी वृद्धि करती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो शुक्राणु द्विगुणित होता है उसमें कितने? 46 गुणसूत्र कुल होते हैं। 46 गुणसूत्र कुल इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कलर बॉडी। ठीक है, तो हो गया कि जो शुक्राणु कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है और उनमें प्रत्येक में 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस नली के अंतर्गत बात कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर एक कोशिका थी। ये समसूत्री विभाजन से बस वृद्धि करती हुई चली जा रही है। ठीक है, वृद्धि करती हुई चली जा रही है। ऐसे करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46 थी। ठीक, अब इसी समय जब वृद्धि हो रहा होता है तो समय समय पर कुछ शुक्राणुजन्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कुछ शुक्राणुजन्य कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने लगती है। ठीक है, यानी जब वृद्धि हो रहा है तो मान लेते हैं जैसे ये कोशिका है, 4 कोशिकाएं बनी। ठीक है, अब इनमें से कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने को तैयार होती हैं और इन कोशिकाओं को जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने के लिए तैयार होती हैं उनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये इसमें विभाजन हो रहा, संख्या वृद्धि हो रही और ये जो है अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार है तो इस कोशिका को कहा जाएगा क्या? प्राइमरी या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होगा कि यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में केवल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हाफ हो जाती है और तीसरा जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है वो समसूत्री विभाजन के ही समान होता है। तो यहाँ से जो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं थी ये अर्धसूत्री विभाजन से गुजरी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 थी। जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो कोशिकाएं बनी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक, 23 हो गए। तो जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाएं बनाती है जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि ठीक है, ये क्या है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं या इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब ये कोशिका जो है जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से गुजर जाती है जिसमें पहले 46 गुणसूत्र थे और जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन खत्म हो जाता है तो इसमें 23 गुणसूत्र बचे होते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं। क्लियर? और इसको क्या कहते हैं?
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब ये जो है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हुई, ठीक है, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हुई 4 बराबर अविभक्त कोशिकाएं बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूह कहते हैं। ये लिखा, इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूह कहते हैं, या शुक्राणु प्रसूह या फिर स्पर्मैटिड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्पर्मैटिड्स, राइट, स्पर्मैटिड्स। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये जो शुक्राणु प्रसूह बने हैं ये रूपांतरित होकर क्या बना देते हैं, रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इसमें कुछ रूपांतरित होता है, इनका आकार या इनकी जो रचना है उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं और जिसके फलस्वरूप इसका निर्माण हो जाता है शुक्राणु का। तो ये एक शुक्राणु, ठीक है, इसका निर्माण हो गया, शुक्राणु का निर्माण हो गया। ठीक, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसी को क्या कहा जाता है, शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पे जो शुक्राणु प्रसूह था उसमें रूपांतरित होकर क्या बना दिया, शुक्राणु बना दिया। तो शुक्राणु प्रसूह से, ठीक है, शुक्राणु प्रसूह रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, कि शुक्राणु प्रसूह जब यहाँ से द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्राप्त हुई, जो थी हमारी द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स थी, इनमें जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन संपन्न हुआ तो यहाँ पे 4 बराबर अविभक्त कोशिकाएं बनी, जिनको शुक्राणु प्रसूह कहा गया। अब इन शुक्राणु प्रसूह में कुछ रूपांतरण होंगे, उनके आकार की जो संरचना है उसमें रूपांतरित होकर ये क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। और यही जो शुक्राणु प्रसूह रूपांतरित होकर शुक्राणु बना रहे हैं, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? अब क्या होता है कि जो शुक्राणु जनन के पश्चात जो शुक्राणु बन गए, ठीक है, शुक्राणु जब बन गए तो इनका जो शीर्ष होता है, ये वाला पार्ट शीर्ष है इनका, ये टेल है, पूंछ है ये, ठीक है, ये शीर्ष वाला जो पार्ट है वो सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थीपित हो जाता है, यानी धंस जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ये शुक्राणु था और इसका जो ये स्वर है वो सर्टोली कोशिकाओं के बीच में जाके धंस गया और वहां से वो क्या करेगा, अपना पोषण प्राप्त करेगा। ठीक, और अंत में शुक्राणु जो है शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं। ठीक है, यहाँ विषण से निकलेंगे और जो शुक्रजनन नलिका है वहां से मोचित होंगे और वो शरीर से जो शिशन है उससे बाहर निकलेंगे और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा वीर्य सेचन। ठीक है, या स्पर्मिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये पूरा शुक्रजनन प्रक्रिया हो गई। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये स्टार्ट कब होती है और कैसे स्टार्ट होती है, किस उम्र में सब प्रारंभ होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था आगे पीछे इसके कि ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, किशोरावस्था में शुरू होती है, जिसका टाइम लगभग 12 वर्ष से ऊपर माना जाता है, 12 से लेकर 18 या 16 है, ऐसे कुछ है। तो ये उसका उम्र है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान ये शुरू होती है। तो किस तरह से शुरू होती है कि शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था या जिसको यौनारंभ से होने लगती है। इस दौरान क्या होता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हार्मोन है, ठीक है, जिसकी मात्रा में अचानक वृद्धि हो जाती है। कब? जब किशोरावस्था शुरू होता है। तो वहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसकी मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है कहाँ से निकलता है? ये निकलता है ये जो अर्धसेचक या जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, वहां से निकलता है। तो ये अगर इसको ऐसे करके हम देखेंगे, ऐसे करके काट के देखेंगे कितना बड़ा सा दिखेगा। तो ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक, तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलने लगेगा? जैसे किशोरावस्था में पहुंचेगा वहां से निकलने लगेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या जिसको कहेंगे GnRH शॉर्ट फॉर्म। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकलेगा, जो ब्रेन में
ब्रेथ के निचले वाले मतलब हिस्से में जो है वो निचले वाले नहीं मतलब यहाँ पे अंदर स्थित होता है, वहां से अस्थितक हार्मोन अस्थितक जिसको आप हाइपोथैलेमस को अंग्रेजी में हिंदी में अस्थितक कहते हैं, वहां से हार्मोन निकलेगा तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि देखते हैं कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किस तरह से शुक्राणु जो जनन है उसको प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये जो अस्थितक से कौन सा हार्मोन निकला? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकला। अब ये हार्मोन क्या होगा? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये काम करेगा अग्र पीयूष ग्रंथि पे। अग्र पीयूष ग्रंथि कहाँ पे है उसको हम देखते हैं। ये जो है ये बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है ये पीयूष ग्रंथि है, ऐसा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये अग्र पीयूष ग्रंथि है और ये वाला जो पार्ट है ये पश्च पीयूष ग्रंथि। तो जो यहाँ से हाइपोथैलेमस से यहाँ से जो हार्मोन निकला गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो काम करेगा अग्र पीयूष ग्रंथि पर, और अग्र पीयूष ग्रंथि पे काम करने के पश्चात वहां से अग्र पीयूष ग्रंथि भी यहाँ पे अग्र पीयूष ग्रंथि आएगा। अग्र पीयूष ग्रंथि भी दो हार्मोनों का संश्लेषण करेगी। जो पहला हार्मोन होगा वो होगा LH जिसको ल्यूकिनाजिंग हार्मोन कहते हैं या फिर हिंदी में कहते हैं पीत पिंडकर। ल्यूकिनाजिंग हार्मोन या पीत पिंडकर। अब ये काम ये जो हार्मोन निकला ल्यूकिनाजिंग हार्मोन ये काम करना शुरू करेगा किसके ऊपर? लेडी कोशिकाओं में। लेडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जो विषण पालिका में जो नलिकाएं हैं उनके बाहरी क्षेत्र में लेडी कोशिकाएं स्थित होती हैं, तो उनके ऊपर ये काम करेगा। और लेडी कोशिकाएं किसका स्रावण करेंगी? कुंजन या जिसको हिंदी में कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करेगी। और ये एंड्रोजन जो है ये क्या करेगा? तो जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देगा या तेज कर देगा। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन यहाँ से निकलता है वो है FSH जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या हिंदी में इसको कहते हैं यहाँ पे हिंदी में इसको कहते हैं पुटकोद्दीपक हार्मोन। ठीक है, पुटकोद्दीपक हार्मोन कहते हैं। तो ये दो हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि से या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे। और जो LH है वो लेडी कोशिकाओं पे काम करेगा। लेडी कोशिकाएं वहां पे एंड्रोजन हार्मोन निकालेंगे। जो एंड्रोजन हार्मोन है वो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा। दूसरा हार्मोन हमारा होता है FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर शॉर्टकट में FS बोलेंगे या हिंदी में इसको बोलेंगे पुटकोद्दीपक हार्मोन। अब ये जो पुटकोद्दीपक हार्मोन है ये काम करेगा सर्टोली कोशिकाओं पे। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पे है? जो शुक्र जनन नलिका है उसके बीच में दो तरह की कोशिकाएं, गर्जन कोशिका जो शुक्राणु बना रही है और उसके बीच में जो कोशिकाएं उनको कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो ये काम करेगा सर्टोली कोशिकाओं पे। और सर्टोली कोशिकाएं क्या करेंगी? वो फिर पुनः जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये था शुक्राणु जनन और शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया और ये कब स्टार्ट होती है इसके बारे में पूरा फिर अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि जो शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से होती है, उसके आगे के जो पार्ट है उसके बारे में।